15 साल बाद सिद्धार्थ विदेश से पढ़कर अपने घर लौटता है और अपने दोस्त आदित्य को फोन करता है। और दी, क्या हाल है भाई? तेरे बचपन का यार दूल्हा बनने वाला है और तुझे साले आना ही होगा। फालतू के बहाने मत बनाना। अरे बिल्कुल यार, यह भी कोई बोलने की बात है क्या यार? मैं जरूर आऊंगा। अच्छा सुनना, वो जो लाल कोठी है ना, जहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे, बस उसी जगह से मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला हूँ। तो तुम और राधा जरूर आना और फालतू के बहाने न बनाना। हाँ हाँ भाई, हम बिल्कुल जरूर आएंगे। वो पैलेस जो 15 सालों से बंद था आज खुलने वाला था। सभी पहले ही पैलेस पहुंच चुके थे। अब सबसे लेट पहुंचते हैं हमेशा की तरह आदित्य और राधा। नौजवान की सुगंध, हाँ हाँ, बहुत सालों बाद कोई शहरी मर्द आया है इस कोठी में। बड़ा मजा आएगा राजा जी, मैडम को ये खूब आएगा। किसे किसे भाईदा? आदित्य, ये अम्मा क्या बड़बड़ा रही है? अरे चलो छोड़ो, अंदर चलते हैं। सिद्धार्थ हमारा इंतजार कर रहा होगा। आखिर आ ही गई मेरे दो लव बर्ड्स। पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? गांव का रास्ता थोड़ा कच्चा है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे बुलाने पर आई। अरे कैसे नहीं आते यार, अपने लंगोटिए यार की जो शादी है भाई। सभी हंसने लगते हैं और आदित्य सिद्धार्थ के साथ पूरी कोठी घूमने लगता है और वे पुरानी यादों को ताजा करने लगते हैं। अरे यार, कल तक इस जगह में तो कुछ भी नहीं था। हम यहाँ खेलने आते थे और आज देखो इसे मैरिज हॉल बना दिया है। अरे हाँ, याद है भाई, उस समय सब कहते थे कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। अरे यार, वो तो इसलिए ताकि इस जगह को सस्ते में लेकर इसे मैरिज हॉल बना दिया जाए। कभी कोई चुड़ैल दिखी क्या तुम्हें? भाई तुम्हारी बात में दम तो है यार। चलो जाओ, अच्छा तुम तैयार हो जाओ, फिर शाम को मिलते हैं। आदित्य ऊपर कमरे में तैयार होने चला जाता है। आदित्य कुर्ता पहन रहा होता है, तभी उसे लगता है कि कोई उसे आवाज दे रहा है। आदित्य, ओ आदित्य, सुनो ना आदित्य, मेरे पास आओ ना। अरे वाह, यह फटे हुए बांस की आवाज इतनी हॉट कैसे हो गई? नहीं, यह राधा तो हो ही नहीं सकती। आदित्य आवाज का पीछा करते हुए कमरे से बाहर जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अरे राधा, अभी तुम मुझे आवाज दे रही थी क्या? अरे रही तो। चलो, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। राधा के जाने के बाद आदित्य को अब भी वो पुकार सुनाई दे रही थी। डार्लिंग, कितना समय लगाओगे? जल्दी आओ ना। आवाज का पीछा करते हुए आदित्य एक बड़े से दरवाजे के बाहर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि लाल कपड़े से कुछ कवर्ड था। अंदर आओ ना डार्लिंग, देखो ना मुझे, मैं अकेली हूँ। उसकी आवाज का जादू कुछ अलग ही था। उसकी आवाज इतनी मनमोहक थी कि आदित्य उस लाल कपड़े को हटा देता है। तभी वो बुढ़िया फिर से वहां आती है। तू जा नीचे, जिस कारण तुझे बुलाया गया था वो तो हो गया। क्या? फिर दरवाजा जोर शोर से बजने लगता है और उसके अंदर से आवाज आने लगती है। ओमी मोंजुलिका, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, सबको मार डालूंगी और फिर अपना ब्याह रचाऊंगी।
तो के चारा दे बना सबा के मेरे फलवा तौर पर ब्याह कराबो। वो गेट खोल देता है और मंजुलिका बाहर आ जाती है। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बेकार में इस कमरे को बंद करके रखा हुआ है। अगले दिन सिद्धार्थ की मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है। सभी औरतें सिद्धार्थ को घेर कर बैठी थी। इतने में आदित्य औरतों के बीच में आकर बैठ जाता है। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, नाक में बड़ी सी नथ और हाथों में चूड़ी पहने आदित्य सबके सामने नीचे आ जाता है। अरे ओ मेहंदी वाली, जरा मुझे भी मेहंदी लगा दो, मुझे भी तैयार होना है, सुंदर लगना है, मुझे वो देखेंगे, आज मेरी शादी होने वाली है। मेहंदी वाली आदित्य का मजाक उड़ाती है और उस पर हंसने लगती है। ये किस तरह का कपड़ा पहन लिया है आपने, और ये नथ पहने हो, पूरे जोकर लग रहे हो आप तो। ये सब सुनकर आदित्य के अंदर बैठी मंजुलिका पागल हो जाती है और मेहंदी वाली का गला दबा देती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी और फिर अपना ब्याह रचाऊंगी। कौके छोरे देवो ना सबाई के मेरे फैलेवा तर पर ब्याह कराबो, मुझे भी मेहंदी लगाओ, मुझे भी तैयार होना है, सुंदर लगना है। आदित्य को इस तरह देखकर सब डर जाते हैं और आदित्य मेहंदी वाली को गला दबाकर मार डालता है और फिर वहाँ चीख पुकार मच जाती है। आदित्य अपने लंबे बालों के साथ घूमने लगता है और चीखने लगता है। सभी लोगों की हालत डर के कारण खराब हो जाती है। शादी का माहौल मातम में बदल जाता है। लगता है किसी ने ऊपर का ताला तोड़ा है, उसी का नतीजा यह मंजुलिका कमरे से बाहर आ गई और यह सब वही कर रही है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह सिद्धार्थ की शादी नहीं होने देगी। विशंबर अपने गुरुजी को फोन करके बुलाता है और गुरुजी के आते ही वो उसे सब कुछ बता देता है। विशंभर, आज से 17 साल पहले मैंने अपनी पूरी ताकत मंजुलिका को काबू करने में लगा दी थी और मैं कोई भूल भुलैया का अक्षय कुमार या भूल भुलैया 2 का कार्तिक आर्यन नहीं हूँ। अब मैं लस्त पड़ गया हूँ और आज मेरी ताकत कम पड़ेगी क्योंकि मंजुलिका अपनी दुगनी ताकत से वापस जो लौटी है। गुरुजी, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तो हमारी उम्मीद पर पानी मत फेरना, मगर मंजुलिका को किसी भी तरह वापस फिर से उसी कमरे में भेजना होगा। आदित्य चोली पहनकर तैयार हो जाता है और सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर विशंबर कहता है, अरे मंजू, हम लोग सब तैयार हैं तुम्हारी शादी करवाने के लिए, मगर हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से हो और सातों गांव तुम्हारी शादी की सहनाई बजे। क्या सच में? अरे हाँ हाँ, हम सब यही चाहते हैं, मगर तुम इस तरीके से शादी करोगी क्या? फोटो भी तुम्हारी अच्छी नहीं आएगी। तो मैं क्या करूं? अगर तुम अच्छे से तैयार हो जाओ और जो तुम्हारे कमरे में पुश्तैनी गहने रखे हैं वो पहनाओ, तो तुम बहुत ही सुंदर दिखोगी और तुम्हारी खूबसूरती के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। नहीं नहीं, मुझे सबसे सुंदर दिखना है। मैं अभी वो शादी का जोड़ा पहन कर आती हूँ। फिर मंजुलिका आदित्य के शरीर को छोड़कर बाहर आ जाती है और उसी कमरे में चले जाती है जहाँ इतने सालों से वो कैद थी। जैसे ही वो कमरे में जाती है, गुरुजी उस कमरे को बंद कर देते हैं और अपने मंत्रों से उसे बांध देते हैं। बौखलाए मंजुलिका गुस्से में दरवाजा पीटने लगती है और कहती है, इस बार तो गलती हो गई, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगी
तो विशंबर सबसे पहले तुझे ही मारूंगी। एबारा आमी बुला कराची किंतु परेला बारा एखाना आमी जन्मनेगा आमी अवश्य अपना के परथा में हत्या करावो। फिर आदित्य कहता है, मेरी एक गलती ने मेरे दोस्त की शादी खराब कर दी और शादी की शहनाई माता में बदल गई। अरे तुम चिंता मत करो दोस्त, अंत भला तो सब भला।